नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। वादे के मुताबिक मैं आपके बीच में हाजिर हूँ एक नए हाल के मुद्दे पर, जिस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। वह मुद्दा है सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ। वह मुद्दा है नई शिक्षा नीति का। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सकुशल होंगे और इस समय जो कुछ देश में चल रहा है उसको लेकर के जागरूक होंगे, सजग होंगे। चूँकि शिक्षा से जुड़ा हुआ मसला है जिस पर मैं आज बात करने जा रहा हूं, तो सबसे पहले मेरा फ़र्ज है कि मैं उन छात्रों को याद करूं जो अकादमिक संस्थानों के होने के अर्थ को भर रहे थे। जब सियासी विपक्ष कमज़ोर नज़र आ रहा था, तब वे विपक्ष बन करके इन विश्वविद्यालयों के होने की भूमिका को निभा रहे थे, अपने नागरिक होने की भूमिका को निभा रहे थे। उन छात्रों को आतंकवादी कहा जा रहा है, दंगाई कहा जा रहा है और उन्हें जेल में डाला जा रहा है। उनके ऊपर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के कानून और धाराएं लगाई जा रही हैं। मैं इसकी निंदा करता हूं और मैं उन प्रोफेसर्स को जो कभी भीमा कोरेगांव यलगार परिषद के नाम पर जेल में डाला गया, प्रोफेसर हैनी बाबू, मैं उनके साथ खड़े होने की अपील फिर से दोहराता हूं। और तमाम प्रोफेसर्स के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं इसके भी निंदा करता हूं और अपने प्रोफेसर्स और छात्रों के साथ खड़े होने की फिर से एक मुकम्मल बयान देता हूं कि मैं उनके साथ खड़ा हूं। क्योंकि इनमें से कोई भी जिनके ऊपर आरोप तय नहीं है उनको दंगाई बताया जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है। और जिन्होंने खुलेआम गोलियां चलाई, जिन्होंने खुलेआम भाषण दिए, जो खुलेआम घूम रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं किसी धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, उन लोगों के ऊपर कोई मुकदमे नहीं है। जामिया की छात्रा चंदा को उनके कैंपस में घुसने से रोकने की नोटिस जारी की जाती है, तो मैं चंदा के साथ खड़ा हूं, मैं उमर खालिद के साथ खड़ा हूं, मैं हनी बाबू के साथ खड़ा हूं जो मेरे प्रोफेसर हैं, मैं पूर्वानंद के साथ खड़ा हूं जिनको दंगाई कहा जा रहा है, मैं योगेंद्र यादव के साथ खड़ा हूं जिनको पढ़ते हुए हमने सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं इस तरह की आवाज़ों के साथ खड़ा हूं। और तब विषय पर लौटते हैं और इस बात की गंभीरता को समझने की कोशिश करते हैं कि यूं ही नहीं इन अकादमिक संस्थानों पर हमले किए जा रहे हैं, यूं ही नहीं नई शिक्षा नीति ऐसी लाई जा रही है जो सामाजिक न्याय विरोधी है, यूं ही नहीं इस पूरी नई शिक्षा नीति के दस्तावेज से आरक्षण शब्द गायब कर दिया गया है। ध्यान से सुनिएगा, नई शिक्षा नीति 2020 में आरक्षण शब्द का इस्तेमाल तक नहीं किया गया है। आप ये कह सकते हैं कि शब्द का इस्तेमाल न करने से क्या फर्क पड़ता है। नई शिक्षा नीति समावेशी है, नई शिक्षा नीति सबको सम्मिलित करने की बात करती है। तो मैं आज कुछ उसी पर बात करूंगा कि वो किस कदर समावेशी है, या नई शिक्षा नीति एक खास तरह के अपर कास्ट, अपर क्लास, शहरी पुरुषों के पक्ष में खड़ी है, जिनके जेब में पैसा होगा, जिनकी कल्चरल कैपिटल थी, जो पहले से इन शिक्षण संस्थानों में काबिज थे और अब फिर से उन्हीं के लिए रास्ते खोले जा रहे हैं। तो यह स्वाभाविक नहीं है, यह सहज नहीं है कि इन विश्वविद्यालयों पर हमले हो रहे हैं। ये साजिशन है, इनकी पूरी रणनीति बनी है। और वो रणनीति यह कहती है कि जब सियासी विपक्ष कमजोर पड़ते जा रहे थे, तब इन विश्वविद्यालयों से आवाजें उठ रही थी। वो आवाजें मैं देखता हूं 13 पॉइंट रोस्टर जब आया, डिपार्टमेंट वाइज रोस्टर, तो इन्हीं विश्वविद्यालयों से हमने वो लड़ाई शुरू की। सियासी दल हमारे आंदोलन में पीछे खड़े रह करके हमारा साथ दिए और विश्वविद्यालयों के कैंपसों से निकल करके
ये आंदोलन अखिल भारतीय हो गए। रोहित वेमुला के बाद इन विश्वविद्यालयों में सामाजिक न्याय की जो बयार चली थी, सांस्थानिक हत्या की गई रोहित वेमुला की। रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या के कौन से आरोपी जेल में है, यह सवाल हमें पूछते रहना होगा सत्ता से। और रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या के बाद पूरे देश ने जो कंपन महसूस किया सामाजिक न्याय को लेकर के, आरक्षण को लेकर के, सभी वंचित तबकों की हिस्सेदारी दावेदारी को लेकर के, उसका असर देश भर के विश्वविद्यालयों में दिखा। रोस्टर आंदोलन जब 2018 और 19 में चला, उसका आंदोलन पूरे देश भर के कैंपसों के नेतृत्व में लड़ा गया। रोस्टर आंदोलन का कोई नेता है तो विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र और शिक्षक हैं, और फिर आम जनता उसके साथ खड़ी हुई, राजनीतिक दल उनके पीछे खड़े हुए, और देश के सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रावधान किया उसे बदलते हुए मजबूरन केंद्र सरकार को झुकना पड़ा और 200 पॉइंट रोस्टर के ऊपर अध्यादेश लाना पड़ा। लोगों ने लाठियां खाई, मुकदमे झेले, त्याग दिया, इसलिए इन विश्वविद्यालयों को निशाना बनाया जा रहा है। CANRC NPR जैसा संविधान विरोधी, मैं फिर से कह रहा हूं, इस पर जोर देकर के कह रहा हूं, एक कानून लाया गया तो इन्हीं विश्वविद्यालयों ने विपक्ष बनकर के सड़क को गुलजार किया, देश भर को आंदोलित किया, इसलिए इन विश्वविद्यालयों पर हमले हैं। अब मैं नई शिक्षा नीति की बहुत चंद बातें आपसे साझा करूंगा, और इसलिए करूंगा कि अब दिखने वाले हमले नहीं होंगे। JNU के नकाबपोश बाहर घूमेंगे, आइडेंटिफाइड होने के बाद बाहर घूमेंगे, और JNU के छात्रों को UAPA लगाया जाएगा। जामिया में पुलिस घुस करके मारेगी बेरहमी से, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, और शाहीन बाग को बदनाम किया जाएगा, छात्रों को बदनाम किया जाएगा। ये हो चुका है इस देश में। दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, जेल में डाला जा रहा है। अब सीधे हमला करने के साथ सरकार नई शिक्षा नीति ला रही है, जिससे विश्वविद्यालयों के चरित्र पर ही हमला कर रही है, और वो चरित्र पर हमला इनके सार्वजनिक वित्त पोषण चरित्र पर है। 90 के बाद तो इन विश्वविद्यालयों की दहलीज तक दलित, पिछड़े, आदिवासी, पसमानदा आना शुरू हुए, और आप रोस्टर से रोकते रहे। आप परमानेंट अपॉइंटमेंट बंद कर चुके हैं, और यूपी में क्या कहा जा रहा है, संविदा पर नियुक्ति होगी 5 साल। यह तो कानून बन चुका है, यह केंद्र सरकार यह नियम ला चुकी है। नई शिक्षा नीति यह कहती है कि डायरेक्ट परमानेंट अपॉइंटमेंट नहीं होंगे। तो जैसे ही आरक्षण लागू हुआ 97 तक आते आते SC ST का, 2006 में आकर के OBC का रिजर्वेशन हायर एजुकेशन में लागू हुआ, तो आप परमानेंट अपॉइंटमेंट बंद कर दिए। पूरे देश में संविदा पर शिक्षक रखे जा रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के 5000 शिक्षक एडहॉक पर है, 4-4 बार फॉर्म निकला, कोई परमानेंट नहीं हुआ, क्योंकि उन 5000 एडहॉक शिक्षक में 2500 दलित, पिछड़े, आदिवासी थे। तो परमानेंट हो जाते तो कितना बड़ा परिवर्तन होता। ये सारे हमले समानांतर विश्वविद्यालयों के चरित्र पर है, और नई शिक्षा नीति संविदा पर रखने की घोषणा करती है। नई शिक्षा नीति उस दिशा में जा रही है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के आंकड़े बता रहे हैं कि 2014-15 में 77 कॉलेज जो सरकारी कॉलेज थे बंद किए जा चुके हैं। 15-16 में 126 सरकारी कॉलेज बंद कर दिए गए, 16-17 में 173, 17-18 में 134, 18-19 में 99, 19-20 में 92, और पिछले 4 से 5 महीनों में 80 से 82 कॉलेज जो सरकारी थे वो बंद किए जा चुके हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के ये आंकड़े हैं। सरकारी संस्थानों को बंद कर दिया जा रहा है, जो अकादमिक संस्थान है, जो शिक्षण संस्थान है, जहां आपका आरक्षण लागू है। प्राइवेट विश्वविद्यालयों में, निजी विश्वविद्यालयों में कहीं कोई आरक्षण लागू नहीं है। नई शिक्षा नीति आरक्षण शब्द का इस्तेमाल नहीं करती है। और एक छोटी सी बात जो शुरू में ही कह दूं, नई शिक्षा नीति का जो दस्तावेज सार्वजनिक हुआ है उसके पेज नंबर 38 पर आइए।
ओबीसी टर्मिनोलॉजी केवल 2 जगह इस्तेमाल हुई है, पेज नंबर 38 और पेज नंबर 39। क्या है मैं पढ़ता हूं, आप सुनिएगा। कॉन्सेप्ट पर बात की गई है, वेग लैंग्वेज में प्रयोग किया गया है। पेज नंबर 38 का पॉइंट नंबर 6.2, भारतीय शिक्षा प्रणाली और क्रमिक सरकारी नीतियों ने विश्वविद्यालय शिक्षा व्यवस्था के सभी स्तरों में लिंग और सामाजिक श्रेणियों के अंतराल को कम करने की दिशा में लगातार प्रगति की है। क्या की है, इसके आंकड़े नहीं दिए। यानी आपको बताना चाहिए कि दलित, पिछड़े, आदिवासी कितने एनरोल्ड हुए विश्वविद्यालयों में, कितने परमानेंट टीचर बन गए। आंकड़े नहीं है, वेग लैंग्वेज है। किंतु असमानता आज भी देखी जा सकती है। विशेषकर माध्यमिक स्तर पर हम सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित ऐसे समूहों को देख सकते हैं जो शिक्षा में भूतकाल से ही पीछे रहे हैं। यानी मान रहे हैं आप, और पहचान आधारित आप मान रहे हैं। और क्या मान रहे हैं? सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित यानी SEDG, इन समूहों के लैंगिक रूप, सांस्कृतिक पहचान रूप, लैंगिक रूप में महिला और ट्रांसजेंडर, और सांस्कृतिक पहचान रूप में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्ग और भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक। यानी आप मानते हैं कि जो पिछड़ापन है, जो शिक्षा में हिस्सेदारी न हो पाना है, वह सांस्कृतिक पहचान के आधार पर तय होता है कि SC, ST, OBC, भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक, इनकी हिस्सेदारी नहीं है। पेज नंबर 38 पॉइंट नंबर 6.2 NEP 2020। अगर आपको वाकई आरक्षण खत्म करना था तो आप यह बात क्यों लिख रहे हैं? आगे आप क्या लिखते हैं? भौगोलिक पहचान, सामाजिक और आर्थिक पहचान, इन सब के रहने वाले इन परिवार, बच्चे जो बाल तस्करी के शिकार हो गए, उनके बच्चे, अनाथ बच्चे, ये सारे लोग शामिल हैं, के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। इसको आसान भाषा में बताऊं, यह दस्तावेज कह रहा है कि शिक्षा में SC, ST, OBC, महिलाएं, ट्रांसजेंडर, प्रवासी, कमजोर, गरीब, किसान, मजदूर, इनके बच्चे नहीं आ पा रहे हैं। यह बात यह दस्तावेज मानता है। फिर इस दस्तावेज ने कहीं कोई प्रावधान या ठोस रूप में क्यों नहीं किया कि नई शिक्षा नीति बैकलॉग की सीटों पर एडमिशन देगी, बैकलॉग की सीटों पर परमानेंट टीचर का अपॉइंटमेंट करेगी? कहीं यह जिक्र इस NEP में नहीं है। NEP में जिक्र वेग लैंग्वेज में है कि परमानेंट अपॉइंटमेंट होंगे, लेकिन क्या इन वंचित तबकों के विशेष प्रावधान लागू होंगे? नहीं उल्लेख है इसका। इस तरह से यह बात कही जा रही है आपके सामने। उसी का पॉइंट नंबर 6.2.1 क्या लिखता है? UDISE 2016-17 के आंकड़ों के मुताबिक प्राथमिक स्तर पर लगभग 19.6% छात्र अनुसूचित जाति के हैं, किंतु उच्चतर माध्यमिक स्तर पर यह प्रतिशत कम होकर 17.3% हो गया। यानी जातियों का जिक्र वहां है NEP में पेज नंबर 38 पर कि ड्रॉप आउट रेशियो बढ़ने लगा। दलितों के बच्चे जो 19.6% प्राइमरी में थे, वो मिडिल में जाकर घट करके 17.3% हो गए। अनुसूचित जनजातियों के आंकड़े 10.6% से कम होकर के 6.8% हो गए। दिव्यांग बच्चों के फीसदी 1.1 से कम होकर के 0.25 हो गए, 0.25। और OBC का तो यहां आंकड़ा ही नहीं दिया गया। यहां पर जाति का उल्लेख है NEP में। प्रावधान क्या किए जाएंगे कि इन जातियों की हिस्सेदारी बढ़े, इसका कोई उल्लेख NEP में नहीं। वेग लैंग्वेज में कह दिया गया है कि हम इनरोलमेंट रेशियो बढ़ाएंगे, हम इनरोलमेंट रेशियो ऐसा करेंगे कि 50% तक जाए। क्या इन आंकड़ों के आधार पर जब आप निजी स्कूल खोल देंगे, सरकारी स्कूलों को बंद करेंगे, आ रहा हूं उस बिंदु पर, तो कैसे ये दलित, पिछड़े, आदिवासी, पसमानदा के बच्चों का एनरोलमेंट रेशियो बढ़ेगा? आपने कहीं नहीं लिखा। पेज नंबर 39 उच्च शिक्षा नीति 2020 मैं पहला पैराग्राफ पढ़ता हूं, जहां आरक्षण का जिक्र नहीं लेकिन सामाजिक रूप से वंचित तबके का जिक्र है।
गुणवत्तापूर्ण स्कूलों तक पहुंच पाने में कमी, गरीबी, सामाजिक रीति रिवाजों और प्रथाओं और भाषा सहित अनेक विभिन्न कारकों से अनुसूचित जातियों के बीच नामांकन और प्रतिधारण की दरों पर हानिकारक प्रभाव पड़ा है। अनुसूचित जातियों के बच्चों की पहुंच, भागीदारी और अधिगम परिणामों में इन